हेलो एवरीवन, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आर्क क्लासेज में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने कल के वीडियो में हिमालय के उत्पत्ति एवं विशेषताओं के अंतर्गत देखा था। जो हिमालय था उसकी उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प में टेथिस भूसन्नति में पड़े वलनों के कारण हुआ था। तो जहाँ पे वर्तमान समय में हिमालय पर्वत है, वहाँ पर प्राचीन काल में टेथिस भूसन्नति थी और कोबर ने ही अपने टेथिस भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत बताया था जो हिमालय की उत्पत्ति थी वो टेथिस भूसन्नति में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से आने वाली जब नदियां थी, अपने अवसादों को जब टेथिस भूसन्नति में लाकर जमा की तो उसमें क्या हुआ, दबाव पड़ा। और दबाव पड़ने के कारण जब दबाव बल ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या हुआ, वलन पड़ा। वलन पड़ने से किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। तो ये जो हिमालय पर्वत है ये टेथिस भूसन्नति से आया है। ठीक, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो हिमालय था उसकी जो मुख्य विशेषताएं ये थी कि हिमालय जो पर्वत है वो नंगा पर्वत से लेकर नमचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। वहीं यदि हम देखेंगे हिमालय पूर्व में क्या है, ऊंचा है, और पश्चिम में क्या है, उसकी ऊंचाई कम है। इसका कारण ये है कि जो पूर्व में दबाव बल था वो ज़्यादा काम किया और पश्चिम में जो दबाव बल था वो कम लगा। अर्थात कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत के निर्माण के समय सेनोजोइक महाकल्प में हुआ क्या, जब दबाव बल कार्य कर रहे थे वो पूर्व की तरफ ज़्यादा कार्य किए और पश्चिम की तरफ उनका दबाव बल कम काम किया। पूर्व की तरफ ज़्यादा करने से उनकी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई, लेकिन उनकी हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। वहीं पश्चिम में यदि हम जाएंगे तो देखेंगे उनकी जो चौड़ाई थी, हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है और ऊंचाई क्या हो जाती है, वो पूर्वी हिमालय की तुलना में कम हो जाती है। इसीलिए हम देखेंगे जितने ही हिमालय की बृहद चोटियां हैं वो कहाँ पे पाई जाएंगी, पूरब की दिशा में। पूर्व की दिशा में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाएंगी। ठीक, और हम लोगों ने देखा था कि जो हिमालय है वो पूर्व से लेकर पश्चिम में लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। यदि उसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखेंगे 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग हिमालय पर्वत के को वर्गीकृत कर कर उनके प्रमुख चोटियों, श्रेणियों तथा घाटियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, अगर हम हिमालय को अध्ययन की दृष्टि से हम लोग इसको दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है क्या हमारा अनुदैर्घ्य और दूसरा होगा हमारा क्या, अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इनकी जितनी क्षैतिज श्रेणियां हैं, अर्थात क्षैतिज स्तर पर हिमालय का किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, और अनुप्रस्थ के अंतर्गत यानी लंबवत के आधार पर हम लंबवत रूप से इसको कितने भागों में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं क्षैतिज रूप से। तो क्षैतिज रूप से हम लोग हिमालय को 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो हिमालय में सबसे पहले होगा हमारा क्या, ट्रांस हिमालय। इसी को क्या कहते हैं, पार हिमालय। इसी को क्या कहते हैं, पार हिमालय। ठीक, इसके बाद दूसरी जो इसकी पर्वत श्रेणी है उसको कहते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय या महान हिमालय। ठीक, महान हिमालय। जो तीसरी श्रेणी है इसको कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय। और जो चौथी श्रेणी है इसको कहते हैं बाह्य हिमालय। क्या, बाह्य हिमालय या कहेंगे शिवालिक हिमालय। ठीक, तो यदि हम सब प्रथम बात करते हैं अनुदैर्घ्य की, हम इसको अनुदैर्घ्य रूप में पढ़ते हैं तो देखेंगे जो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको हम 4 भागों में बांट कर डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमारा ये क्षेत्र रहा। बृहद हिमालय जिसको हम लाल कलर से डिनोट किए हैं, वहीं जो हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय है वो दोनों लाल सेट के बीच में ब्लैक कलर से है। और तीसरा जो है हमारा वो है क्या, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। यदि हम हिमालय को बाहर से हम देखेंगे, दूर से यदि हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसे प्राप्त होगा।
कुछ ये भाग होगा। तो जब जो सबसे बाहर होगा, अगर इसको हम 2D पे बनाएं, 3D पे बनाएं, तो क्या होगा, ये होगा हमारा क्या, शिवालिक हिमालय। ये होगा क्या, ये वाला भाग होगा हमारा क्या, मध्य हिमालय। और इसके ऊपर वाला जो भाग होगा ये होगा हमारा क्या, आंतरिक हिमालय। तो ये आंतरिक हिमालय को ही क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। इसके बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय हमारा ये हो जाएगा। ये क्या होगा, ये जो हमारा मध्य हिमालय है वो बृहद हिमालय से छोटा है, इसलिए हम बृहद हिमालय की तुलना में जब देखेंगे तो हमारा जो मध्य हिमालय होगा उसकी ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। सबसे जो नवीन है उसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। अर्थात हम इसको जब हिमालय को दूर से देखेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सी पर्वत श्रेणी दिखाएगी, बाह्य हिमालय, फिर हमें दिखेगा मध्य हिमालय और अंत में हमको दिखेगा क्या, बृहद हिमालय। तो ठीक, तो हम लोग इनकी पर्वत श्रेणियों को पढ़ते हैं। इसमें इनकी प्रमुख चोटियों को पढ़ेंगे, इनमें निर्मित घाटियों को पढ़ेंगे और घाटियों के बीच जो मैदान बने हैं उनका भी अध्ययन हम इसी के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना ट्रांस हिमालय को। तो यदि हम ट्रांस हिमालय को देखेंगे तो ट्रांस हिमालय को हम लोग 3 भागों में, इसकी 3 प्रमुख चोटियां हैं, जो सबसे उत्तर में जो श्रेणी है उसको कहते हैं क्या, काराकोरम श्रेणी। फिर इसके जो और दक्षिण में, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में आएंगे तो हो जाएगी क्या हमारी लद्दाख श्रेणी। और यदि हम सबसे दक्षिण में आएंगे इसकी तीसरी श्रेणी के बारे में तो ये हो जाएगी क्या, जास्कर श्रेणी। ठीक, तो यदि हम जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यह रही हमारी काराकोरम श्रेणी, ये रहा हमारा लद्दाख श्रेणी और ये रहा हमारा क्या, जास्कर श्रेणी। तो यदि हम बात करेंगे तो ये रहा हमारा क्या, ये रहा हमारा क्या, काराकोरम, ये रहा हमारा क्या, लद्दाख, और ये रहा क्या, जास्कर। काराकोरम श्रेणी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो काराकोरम श्रेणी की बात यदि हम करेंगे तो ट्रांस हिमालय जो ये है, ये हिमालय का पार्ट ना होकर ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। अर्थात जो ट्रांस हिमालय था इसीलिए इसको पार हिमालय कहते हैं, क्योंकि यह हिमालय से क्या है और उत्तर की तरफ है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रांस हिमालय है यह हिमालय का भाग ना होकर यूरेशियन प्लेट का भाग है। हम जब पढ़ा रहे थे हिमालय की उत्पत्ति को तो वहाँ पर बताए थे कि इधर क्या थी हमारी यूरेशियन प्लेट और इधर इंडियन प्लेट। तो जो बीच में क्या था, टेथिस भूसन्नति थी। अब जब दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ चले तो जो हमारी ये इंडियन प्लेट थी ये भारी थी और जो ये हमारी यूरेशियन प्लेट थी ये हल्की थी। जब एक दूसरे की ओर चले तो भारत की जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत अंदर दब गई। दबने से क्या हुआ, वलन पड़ा। वलन से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये जो हुआ हिमालय का निर्माण हुआ तो जो वलन पड़ा उससे हमारे ये 3 पर्वत श्रेणियां निकल कर आई, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। लेकिन जो ये हमारा ट्रांस हिमालय है ये वास्तविक रूप से जब हिमालय बन रहा था उससे पहले इसका निर्माण हो चुका था। तो हुआ क्या, जो ये हमारा ट्रांस हिमालय है ये किसका भाग है, ये हमारा अंगारा लैंड का भाग है या कह सकते हैं यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक, तो हम इसको हिमालय के अंतर्गत नहीं मानते हैं। जो हमारा महान हिमालय है उसके अंतर्गत इसको हम नहीं शामिल करते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, यानी हिमालय के बाद पार हिमालय, जो हिमालय के उत्तर में है। तो भारत में ही स्थित जो ट्रांस हिमालय है। तो चलिए देखते हैं उनकी तीनों श्रेणियों को पढ़ते हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ठीक, काराकोरम श्रेणी की यदि हम बात करें तो काराकोरम श्रेणी पर ही कौन सी चोटी स्थित है, K2 गाडविन। K2 गाडविन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक, तो काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन स्थित है। K2 गाडविन जो ये है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है और इसका जो स्थानीय नाम है उसको छागोरी कहते हैं। स्थानीय रूप से इसको छागोरी कहते हैं। चूंकि ये उत्तर में स्थित है और यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांस हिमालय है इसकी जो अधिकांश चोटियाँ, अधिकांश पर्वत श्रेणियाँ हैं ये वर्ष भर किससे ढकी रहती हैं, बर्फ से। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियरों का निर्माण होता है। यदि हम बात करें
काराकोरम श्रेणी पर, तो भारत के जो मुख्य 5 ग्लेशियर हैं, बड़े ग्लेशियर, वो इसी श्रेणी पर स्थित हैं। तो काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी जो है वो भारत में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद हम काराकोरम श्रेणी को और विस्तृत रूप कर दें, जब तिब्बत में जाएंगे तो इसी को क्या कहेंगे, कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी को ही क्या कहते हैं, उच्च एशिया का, उच्च एशिया की रीढ़ भी इसी काराकोरम श्रेणी को ही कहते हैं। और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत क्या आती हैं, चार ग्लेशियर को हम जानेंगे, वो कौन कौन से हैं। हिस्पर, बैफो, बाल्टोरा, ससाइमी और एक है सियाचिन। ठीक, काराकोरम श्रेणी पर ही भारत के 5 ग्लेशियर हिस्पर, बैफो, बाल्टोरा, ससाइमी और सियाचिन स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, सियाचिन। तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन, वो किस पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित है। तो हम कह सकते हैं काराकोरम श्रेणी जो है वो भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। ठीक, दूसरी विशेषता इसकी, इस पर केटू गार्डमिन स्थित है और इसको स्थानीय रूप से छगोरी के नाम से जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। केटू गार्डमिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि हम काराकोरम श्रेणी को और विस्तार ले जाएं पूर्व की तरफ, तो होगा क्या, इस तिब्बत में हम इसको कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं और इसे ही उच्च एशिया की क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद यदि हम इस पर ग्लेशियरों की बात करें तो इस पर 5 ग्लेशियर हिस्पर, बैफो, बाल्टोरा, ससाइमी और सियाचिन। जो सियाचिन है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं लद्दाख पे। लद्दाख श्रेणी हमारी भारत की दूसरी सबसे उत्तरतम श्रेणी है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच ही कौन सी नदी बहती है, श्योक नदी। ठीक, तो खूब पूछा जाता है लद्दाख और काराकोरम के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो श्योक नदी। ये सिंध की सहायक नदी है जो सिंधु के दाहिने तट से आकर मिलती है। ठीक, ये देखिए काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक नदी प्रवाहित हो रही है। और जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी पर ही भारत क्या विश्व की सबसे तिब्बतम ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है। क्या, राकापोसी स्थित है। और लद्दाख श्रेणी पर ही होता क्या है, यहाँ पर पाए जाते हैं बर्फ। तो बर्फ पाए जाते हैं तो यहाँ पर कुछ जनजातियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं जिनको हम चांगपा जनजाति के नाम से जानते हैं। ये खानाबदोश जनजाति होती हैं। और ये जो होती हैं लद्दाख श्रेणी पर जो चांगपा जनजात पाए जाते हैं, ये चांगला बकरियों को उत्पादन के बकरियां यहाँ पर पाली जाती हैं, जिससे पश्मीना जो है ऊन प्राप्त होता है, जो सबसे कीमती ऊन होता है, सबसे बढ़िया ऊन माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे और दक्षिण में आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने 3 श्रेणियों को देखा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है हमारी कौन सी नदी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के ही दाहिने तट पर यहाँ पर ही क्या स्थित है, लेह स्थित है। और जो काराकोरम और लद्दाख के बीच जो नदी प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, श्योक नदी। और यही आगे चलकर किस सिंधु गाज बनाती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। तो ठीक, तो ये रही हमारी क्या, ट्रांस हिमालय की विशेषता। अब चलते हैं बृहद हिमालय पर और इससे संबंधित चोटियों के, इससे संबंधित घाटियों को पढ़ते हैं। हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को देखा, अब देखते हैं बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय हम जैसा कि हम जानते हैं वो एक समांतर रूप से फैला हुआ है, कहीं पर वो कटा फटा नहीं है। वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक जो हमारा ये बृहद हिमालय है, ये नंगा पर्वत से लेकर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में कहाँ तक, नमचा बरवा पर्वत श्रेणी तक
फैली हुई है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक, तो ये एक सतत रूप से फैली हुई है और इसी को क्या कहते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, क्योंकि यह जो हिमालय है ये सबसे ऊंचा हिमालय है और यहाँ पर साल भर क्या पड़ा रहता है, हिम पड़े रहते हैं, हिमखंड रहते हैं। और यहीं पर क्या होता है, जो हिमालय पर्वत है इसको क्या कहते हैं, आंतरिक पर्वत भी कहते हैं या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो ठीक, तो यदि हम बात करेंगे जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय पर पाई जाती हैं, इसीलिए इसको महान हिमालय या बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। तो ठीक, तो देखते हैं इस पर कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती। जैसा कि अभी हम लोग विशेषता में देखे थे क्या, कि जो हिमालय है वो पूर्व में क्या है, अधिक ऊंचा है और पश्चिम में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। तो पूर्व में अधिक ऊंचा है तो इसकी अधिकांश जो चोटियाँ होंगी, ऊंची चोटियाँ होंगी, वो कहाँ पे होंगी, पूर्व में होंगी, और जो कम ऊंची चोटियाँ होंगी वो कहाँ पे होंगी, पश्चिम में होंगी। तो देखते हैं, ये जो हम देखेंगे ये नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत पर्वत श्रेणी तक स्थित है। और जो ये ट्रांस हिमालय है, ये हमारा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ये एक जोन है जिसके द्वारा ये अलग होता है, उसको कहते हैं क्या, सचर जोन। तो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय किस जोन के कारण अलग होता है, जिसको हम कहते हैं वह जोन है सचर जोन। ठीक, अब हम देखते हैं जो हमारा ये हिमालय है, तो इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं वो सबसे ऊंची चोटी हिमालय की है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,852 मीटर। ठीक, इसकी ऊंचाई इतनी है। तिब्बत में इसको क्या है ना, किस नाम से जानते हैं, सागर माथा। ठीक, सागर माथा के नाम से जानते हैं या चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा के नाम से भी जानते हैं। चोमोलुंगमा को ही क्या कहते हैं, पर्वतों की रानी। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगमा का अर्थ हुआ क्या, पर्वतों की रानी। तो हिमालय की यदि पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम बताएंगे माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,852 मीटर है। ठीक, हिमालय की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंचनजंगा। क्या, कंचनजंगा। तो ये रही हमारी कंचनजंगा और ये रहा एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ पे है, एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक, एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, वहीं कंचनजंगा क्या है, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। और जो इसकी ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर। ठीक, तो हिमालय की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा। भारत की यदि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछी जाए तो हम कहेंगे हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है क्या है, कंचनजंगा। यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो हम लोग कहेंगे K2 गाडमिन। जैसा कि हम बताए थे, जो K2 गाडमिन है वो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है और ट्रांस हिमालय हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि वह हिमालय से पहले यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और यदि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है हमारी कंचनजंगा। फिर इसके बाद कुछ चोटी आते हैं अन्नपूर्णा, जो हिमालय की बृहद हिमालय की चोटियां हैं, अन्नपूर्णा। और इसके बाद आता है क्या, हमारा धौलागिरी, धौलागिरी। यदि हम इसके बाद और चले आएँ यहाँ पर उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं जैसे नंदा देवी, कामेट, बंदरपूछ आदि इत्यादि। ठीक, तो जो ये हमारी नंदा देवी है इसकी जो ऊंचाई है 7817 मीटर। ठीक, तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है वह कितना है, 7817 मीटर। तो नंगा पर्वत की ऊंचाई की बात करेंगे तो नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8126 मीटर है, 8126 मीटर। ठीक, तो हम देखेंगे जो हिमालय पर स्थित जो ऊंची चोटियां हैं वो किधर पाई जाती हैं, हिमालय के पूर्वी भागों में। अर्थात कह सकते हैं जो हिमालय की ऊंची चोटियां हैं वो पूर्व भाग में हैं, अर्थात हिमालय पूर्वी हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है किसकी तुलना में, पश्चिमी हिमालय की तुलना में। ठीक,
तो ये रहा क्या हमारा बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय और इसके बाद हम देखेंगे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। बृहद हिमालय और जो मध्य हिमालय होता है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, ठीक। और जो बृहद हिमालय था हमारा, ये मध्य हिमालय से किससे अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। बृहद हिमालय पर ही कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी, और मिलान जैसे जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो बृहद हिमालय पर पाए जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं मध्य हिमालय। यदि हम इसकी रेखा की रूपरेखा की बात करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये रहा क्या हमारा मध्य हिमालय, सॉरी ये रहा हमारा क्या महान हिमालय। महान हिमालय के बाद ये रहा हमारा क्या, जब हम पढ़ेंगे क्या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तो हम इसको कुछ भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इसकी 5 श्रेणियाँ, क्योंकि ये कटे रूप में पाए जाते हैं। पूर्ण रूप से जैसे हिमालय था, महान हिमालय था, वो पूर्ण रूप से कहीं पर भी सतत रूप से पाया जाता था। और ये जो अन्य चोटियाँ जो लघु हिमालय हैं, ये क्या पाई जाएंगी, अविच्छिन्न रूप से ये पाई जाएंगी चोटियाँ। इसकी जो श्रेणियाँ हैं, तो इसमें कुछ कुल 5 श्रेणियाँ हैं। देखते हैं 5 श्रेणियों को। सबसे पहले कश्मीर में देखेंगे तो हमारे हो जाएगा क्या पीर पंजाल श्रेणी। फिर इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में तो धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। यदि इसमें उत्तराखंड और नेपाल में जाएंगे तो मसूरी नागटीवा श्रेणी, मसूरी नागटीवा श्रेणी। फिर इसके बाद यदि हम बात करेंगे क्या नेपाल में, तो महाभारत श्रेणी। खूब पूछा जाता है कि महाभारत श्रेणी, महाभारत क्या है, तो महाभारत जो क्या है हिमालय का ही एक पार्ट है, ठीक। फिर इसके बाद जब हम कहाँ जाएंगे, सिक्किम में। सिक्किम में इसको किस नाम से जानते हैं, जो ये रहा हमारा महाभारत श्रेणी। तो खूब पूछा जाता है क्वेश्चन महाभारत श्रेणी को, महाभारत श्रेणी कहाँ है, तो हम कहेंगे महाभारत जो श्रेणी है वो लघु हिमालय का ही भाग है, वो नेपाल में है। तो जब सिक्किम में और आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम में इसको क्या कहते हैं, डोकिया के नाम से जाना जाता है। ये भूटान में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक माउंटेन। तो ये रही हमारे क्या मध्य हिमालय के पर्वत श्रेणियाँ। तो मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, यदि हम इनको बांट कर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो मध्य हिमालय है उनमें कुल मिलाकर 7 श्रेणियाँ मिलेंगी, 4 2 6 श्रेणियाँ मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी को कहाँ पे कहेंगे, कश्मीर में इसको क्या कहते हैं, पीर पंजाल श्रेणी। ये धौलाधार में जाएंगे तो धौलाधार जो होता है ये हमारा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, इसको धौलाधार के नाम से जानते हैं। मसूरी और नागटीवा जो श्रेणी है ये उत्तराखंड और नागटीवा श्रेणी ये उत्तराखंड यूके यानी उत्तराखंड और नेपाल का भाग होता है, नेपाल से। और महाभारत जो होता है वो पूर्ण रूप से नेपाल में स्थित पर्वत श्रेणी। वहीं यदि हम बात करेंगे डोक्या की, तो डोक्या को सिक्किम में जाना जाता है। जो सिक्किम में जो पर्वत श्रेणी है मध्य हिमालय की, उसको डोक्या के नाम से जानते हैं। और भूटान में उसको ब्लैक माउंटेन के नाम से, ठीक, ब्लैक माउंटेन। तो ये होगा क्या, भूटान में। तो हम देखें मध्य हिमालय की 6 पर्वत श्रेणियाँ, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत, डोक्या और ब्लैक माउंटेन। यदि हम बात करेंगे जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, ये रहा हमारा क्या, महान हिमालय। ये रहा हमारा क्या, महान हिमालय। और ये रहा क्या हमारा लघु या मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। यदि हम इसको एक काट के रूप में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या,
ये रहा हमारा क्या, मध्य हिमालय, और इसके बीच में ही ये रहा क्या, ये हमारा रहा महान हिमालय, और ये रहा हमारा क्या, मध्य हिमालय। और इनके बीच क्या पाई जाएंगी, घाटियाँ पाई जाएंगी, और इन्हीं घाटियों को ही अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कश्मीर में हम पीर पंजाल और इसके बीच हम देखेंगे क्या, कश्मीर घाटी। वहीं हिमाचल प्रदेश में हम आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, या लहू स्फीति घाटी। ठीक, ये दोनों हो जाएंगी हमारी क्या, किसमें, लहू स्फीति घाटी, ये हो जाएंगी क्या हमारी धौलाधार श्रेणी के अंतर्गत। इसके बाद यदि हम बात करेंगे फ्लावर वैली की, तो फ्लावर वैली मैसूरी के पास मिल जाएगी। खूब पूछता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसको फ्लावर घाटी के नाम से जानते हैं। और वहीं नेपाल में हम इसको किस नाम से जानते हैं, काठमांडू घाटी के नाम से। किस नाम से, काठमांडू घाटी के नाम से। तो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच कुछ घाटियाँ बनती हैं जो निम्न हैं। कश्मीर में हम कश्मीर घाटी के नाम से, कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से, या लहू स्फीति के नाम से कहाँ पे जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और वहीं उत्तराखंड में फ्लावर की वैली के नाम से, और नेपाल में हम काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं जो ये महान हिमालय था हमारा, और ये हमारा मध्य हिमालय था, ये हमारी क्या बनी, घाटी बनी। जैसे हम पश्चिम बंगाल में, ये हमारा रहा क्या, जम्मू कश्मीर, ये हमारा रहा क्या, पीर पंजाल श्रेणी, और ये रहा क्या हमारा महान हिमालय। इनके बीच जो घाटी का निर्माण हुआ, इसी को हम क्या कहे, कश्मीर घाटी। तो जो ये कश्मीर घाटी है, इसके मध्य हिमालय पर ही क्या पाए जाते हैं, कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान जैसे कि कश्मीर में हम किसको कहेंगे, मर्ग, और उत्तराखंड में हम इसको कहते हैं बुग्याल या पयाल। मर्ग में जैसे कहेंगे गुलमर्ग, क्या कहेंगे, गुलमर्ग या सोनमर्ग। ठीक, और सोनमर्ग। और वहीं जब बुग्याल पयाल जो होता है, ये हमारा कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में। तो मध्य हिमालय पर पाए जाते हैं क्या, घास के मैदान। और घास के मैदान पर ही, यहीं पर ही कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजातियां पाई जाती हैं, जो खानाबदोश जनजातियां होती हैं। पशुपालन करते हैं, और वो अपने मवेशियों को, जब यहाँ पर हिम जो मध्य हिमालय है ये कम ऊंचाई पर है, तो यहाँ पर जब हिम का आवरण हट जाता है, तो यहाँ पर क्या जन्म लेते हैं, घास के मैदान। तो घास के मैदान को यहीं पर क्या कहते हैं, मर्ग। और जब यहाँ पर घास उगाते हैं, तो ये जो होते हैं गद्दी, बकरवाल और भूटिया, ये अपने मवेशियों को यहाँ पर लाते हैं चराने के लिए। और जैसे ही फिर यहाँ पर पड़ने लगती है बर्फ, फिर ये नीचे चले जाते हैं, कहाँ पे, धौलाधार श्रेणी पर या पीर पंजाल की श्रेणी पर। ठीक, तो ये रहा क्या हमारा मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे बाएं भाग में फैला हुआ हमारा क्या, शिवालिक हिमालय। तो जो ये हमारा शिवालिक हिमालय है, इसको ही हम कहते हैं बाह्य हिमालय। यदि हम हिमालय को दूर से देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय जो है, ये भी किस रूप में फैला हुआ है, अविच्छिन्न रूप से फैला हुआ है। यदि हम अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, बाह्य हिमालय की, तो हमारा जो ये बाह्य हिमालय है, ये किससे अलग होता है, तो सीमांत दरारी प्लेट से। सीमांत दरारी प्लेट से ये बाह्य हिमालय किससे अलग होता है, मध्य हिमालय से। तो बाह्य हिमालय को हम लोग यहाँ पर कहेंगे क्या, कहेंगे जम्मू पहाड़ियाँ। ठीक, जम्मू पहाड़ियाँ। यदि हम इसके और उत्तराखंड में आएंगे और पूर्व की तरफ, तो इसको कहेंगे हम दुधवा पहाड़ी। क्या कहेंगे, दुधवा पहाड़ी। और इधर जाएंगे नेपाल में, तो हम इसको कहेंगे चूरिया मुरिया। तो चूरिया मुरिया के बाद ये क्या होती हैं, ये रहा हमारा क्या, जम्मू पहाड़ी, और ये रहा हमारा दुधवा पहाड़ी, ये रहा हमारा क्या, चूरिया मुरिया पहाड़ी। इसके बाद
इसके बाद जो मिरी, मिस्मी, अघोर, डफला, मिरी, इसको हम कहेंगे डफला, इसको कहेंगे मिरी। अरुणाचल प्रदेश की ये सब पहाड़ियाँ हैं, इसको कहेंगे मिरी, इसमें कहेंगे मिस्मी और इसको कहेंगे क्या, अघोर। तो ये जो 4 पहाड़ियाँ हैं, ये वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उन्हीं के नाम पर ये नाम पहाड़ियों का भी नाम रख दिया गया, डफला, मिरी, मिस्मी और अघोर। तो जो हमारा ये मध्य हिमालय है, लघु हिमालय से सीमांत दरारी प्लेटों के माध्यम से अलग होता है। जो ये हमारा बाह्य हिमालय है, बाह्य हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको कहेंगे क्या, जम्मू पहाड़ी। क्या कहेंगे, जम्मू पहाड़ी। उत्तराखंड में कहेंगे दुधवा पहाड़ी। उसके बाद यदि हम और नेपाल में जाएंगे तो इसको कहेंगे चूरिया मूरिया। ठीक, इसके बाद ये अवच्छिन्न रूप से नहीं मिलते हैं, फिर ये मिलते हैं कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, असम और अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में, जिसको हम डफला, मिरी, मिस्मी और अघोर के नाम से जानते हैं। ये सब जो पहाड़ियाँ हैं ये किसके भाग हैं, बाह्य हिमालय के भाग हैं। अब बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो ये शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाएंगी घाटियाँ, और घाटियों के बीच में पाया जाएगा क्या, घास के मैदान, जिसको हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। दून की यदि हम बात करेंगे, जो शिवालिक श्रेणियों पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, दून और द्वार। ठीक, दून और द्वार के नाम से जानते हैं। दून की यदि हम बात करें तो जैसे देहरादून, और द्वार की बात करें तो हरिद्वार। ये सब घास के मैदान हुए। ठीक, तो ये रहा क्या हमारा हिमालय का अनुदैर्घ्य वर्गीकरण या क्षैतिज वर्गीकरण। तो क्षैतिज वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा ट्रांस हिमालय को, बृहद हिमालय को, मध्य हिमालय को और बाह्य हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद हम लोगों ने देखा जो ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय सचर जोन से अलग होता है, और बृहद हिमालय की जो चोटियां हैं, अधिकतर चोटियां जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और नमचा बरवा और नंगा पर्वत, इसमें जो ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, पूर्वी हिमालय में। और अर्थात हम कह सकते हैं जो पूर्वी हिमालय है वो पश्चिम हिमालय की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का भाग है वो किससे अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट से और इनके बीच पाई जाती हैं क्या, घाटियाँ, जैसे पीर पंजाल। जो लघु हिमालय की बात करेंगे तो इस श्रेणियाँ जो हैं, पीर पंजाल काश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नागटिवा या मसूरी उत्तराखंड नेपाल में, महाभारत नेपाल में, डोक्या सिक्किम में, ब्लैक माउंटेन भूटान में, और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में पाए जाते हैं क्या, घाटियाँ, जैसे पीर पंजाल के बीच काश्मीर घाटी, धौलाधार के बीच लहू स्पीत घाटी या हम कह सकते हैं क्या, कुल्लू कांगड़ा घाटी। इसके बाद मसूरी और नागटिवा के बीच पाए जाएंगे क्या, हमारे फ्लावर वैली। और वहीं महाभारत श्रेणी के पास पाए जाएंगे क्या, हमारे काठमांडू वैली। तो हम इस तरह से देखेंगे 4 वैली को, काश्मीर घाटी, लहू स्पीत घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, इसके बाद हम देखेंगे क्या, फ्लावर वैली, और इसके बाद हम देखेंगे क्या, काठमांडू वैली। ठीक, और इन्हीं के बीच इन्हीं पर मैदान पाए जाते हैं जो काश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे मध्य हिमालय को। तो मध्य हिमालय में हम लोग क्या बताएं, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय ये किससे अलग होता है, सीमांत दरारी प्लेट से। किससे अलग होता है, सीमांत दरारी प्लेट से। और सीमांत दरारी प्लेट से अलग होने के बाद जो बाह्य हिमालय है, इनकी कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में चम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में दुधवा, और ये चूरिया मूरिया पहाड़ी। ठीक, और इसमें चले जाएंगे। इसके बाद ये इनका अभाव रहता है। फिर ये कहाँ पे दिखाई देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अघोर और मिस्मी के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ की स्थानीय जनजातियाँ हों। तो ये रहा क्या, हमारा हिमालय का
अनुदैर्घ्य वर्गीकरण। तो हम आशा करते हैं जो ये हमारा हिमालय का अनुदैर्घ्य वर्गीकरण है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हिमालय का अनुप्रस्थ वर्गीकरण या हिमालय का लंबवत वर्गीकरण। यदि हम बात करेंगे हिमालय के लंबवत वर्गीकरण को तो हम जानते हैं, यदि हम लंबवत वर्गीकरण को देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको और किस नाम से जान सकते हैं, प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन को यदि हम पढ़ेंगे तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, कोई एक विभाजक चाहिए, इसको मतलब प्रदेश के रूप में विभाजित करें। तो विभाजक के रूप में हम लेते हैं किसको, पूर्ववर्ती नदियाँ को। तो पूर्ववर्ती जो हमारी नदियाँ हो जाएंगी इन्हीं के आधार पर, पूर्ववर्ती नदी के आधार पर ही सिडनी बुवार्ड महोदय ने, कौन, सिडनी बुवार्ड महोदय ने, ठीक, सिडनी बुवार्ड महोदय ने इनको 4 भागों में डिवीजन किया। तो चलिए देखते हैं वो 4 भाग हिमालय के कौन थे। यदि हम हिमालय को देखेंगे तो हिमालय नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक विस्तृत है, नमचा बरवा तक। तो नंगा पर्वत से यहाँ से कौन सी नदी जाती है, सिंधु नदी। फिर यहाँ से आती है क्या, यहाँ पर महान हिमालय है और यहीं पर है क्या, सिपकीला दर्रा, और सिपकीले दर्रे से होकर कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में, सतलज नदी। तो सतलज ये रही हमारी सिंधु नदी जो सिंधु गार्ज बनाती है, और ये रहा हमारा क्या, सिपकीला पास या दर्रा, यहाँ से हमारी सिंधु नदी सतलज नदी आती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये रही हमारी कौन सी नदी, काली नदी। तो काली नदी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी नदी, ये रही हमारी क्या, तीस्ता नदी। फिर इसके बाद हम देखेंगे ये रही हमारी कौन सी, ये रही हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। यदि हम हिमालय को बांट कर पढ़ेंगे हिमालय को तो हम देखेंगे ये 5 नदियाँ हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत आती हैं। यदि हम हिमालय, जैसे हिमालय है, यदि उनको हम अनुप्रस्थ रूप से काट देंगे, लंबवत रूप से काट देंगे, तो लंबवत रूप से काटने का मतलब क्या हुआ, जो लंबवत था वो कोई ना कोई हमें विभाजक चाहिए था। तो हमें विभाजक के रूप में क्या मिला, पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी वह नदी होती है जो, जैसे कोई भी चीज़ का उत्थान होता है उससे पहले वो अपने मार्ग को, उनको काट कर जो अपना मार्ग स्थायित्व बनाए रखें, इसी को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ। और ये पूर्ववर्ती नदियाँ बनाती हैं क्या, पूर्ववर्ती घाटियाँ। तो ये अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर ही, अपने पहले हुए मार्ग पर, अर्थात जो हिमालय का जो निर्माण हुआ, ये धीरे धीरे करके उनको ये नदियाँ क्या की, काटी, और अपने पुराने मार्ग पर ही क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। और इन्हीं नदियों के द्वारा हम हिमालय का क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, जो कि हम इसको सिंध और सतलज के बीच, या हम इसको कहेंगे क्या, सिंध और सतलज के बीच इसको हम कहेंगे क्या, पंजाब हिमालय। जो हमारा ये पंजाब हिमालय है ये 560 किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक। तो ये सिंध और सतलज के बीच जो हिमालय है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंध और सतलज के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग कहेंगे पंजाब हिमालय। फिर इसके बाद सतलज और काली नदी के बीच हम देखेंगे तो इसको कहेंगे क्या, कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय, ठीक। तो इसकी यदि लंबाई की हम बात करेंगे तो इसकी लंबाई मात्र 320 किलोमीटर मिलती है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे जब काली नदी से और तीस्ता नदी के बीच, तो ये नेपाल में इसका अधिकतर बात कहाँ पड़ता है, नेपाल में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और इसकी जो लंबाई होती है वो 800 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक। तो सबसे जो लंबा होता है जो हिमालय हमारा प्रादेशिक रूप से, उसको हम क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय, जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच स्थित है। यदि हम बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच तो इसको हम क्या कहेंगे, असम हिमालय, ठीक। असम हिमालय ये 720 किलोमीटर में फैला हुआ, 750 किलोमीटर में, ठीक। तो इस तरीके से हम प्रादेशिक रूप में देखेंगे तो प्रादेशिक रूप में हिमालय को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से, पंजाब हिमालय, कुमाऊं या गढ़वाल हिमालय, फिर इसके बाद हम लोग नेपाल हिमालय, फिर इसके बाद हम लोग तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कौन सा हिमालय, असम हिमालय। तो ये रहा क्या हमारा हिमालय का अनुप्रस्थ वर्गीकरण, ठीक। हम लोगों ने इस वीडियो में हिमालय के अनुदैर्घ्य वर्गीकरण के अंतर्गत हिमालय की जो
जो पर्वत श्रेणियाँ थी, क्षैतिज रूप से जो पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत थी, उस पर स्थित घाटियाँ, उस पर स्थित घास के मैदान, उस पर स्थित जो ऊंची चोटियाँ हैं, उन सब का अध्ययन किया। वहीं यदि हम बात करें अनुप्रस्थ की, तो अनुप्रस्थ के अंतर्गत हम लोगों ने देखा जो नदियाँ थी, पूर्ववर्ती नदियाँ थी, वो एक जल विभाग, वो प्रादेशिक विभाजन के रूप में कार्य कर रही थी और हिमालय को 4 भागों में डिवीजन कर रही थी। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के रूप में। ठीक, तो सबसे बड़ा जो हिमालय है वो हमारा नेपाल हिमालय है, जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच प्रवाहित होती है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो से आप ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।